हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर द सॉलिड। बैंड थ्योरी एक्चुअली एक्सप्लेन्स द एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन मेटल्स और इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द मेटालिक बॉन्ड इन सॉलिड और मेटल्स। एक्चुअली में मेटालिक बॉन्ड है क्या? मेटल्स जो होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज शो करते हैं जिसे हम नॉर्मल बॉन्ड यानी कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें मेटालिक बॉन्ड समझना होगा। तो मेटालिक बॉन्ड एक्चुअली में होता क्या है? मेटालिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विच होल्ड्स मेटल एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल प्रॉपर्टीज लाइक शाइनी लस्टर्स, malleability, ductility and their conductivity is for heat and electricity। यानी मेटालिक बॉन्ड क्या है? ये एक ऐसी केमिकल बॉन्डिंग है जो क्रिस्टल लैटिस में मेटल एटम्स को होल्ड करके रखती है, यानी उनको कनेक्ट करके रखती है और मेटल की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक्सप्लेन करती है। जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है कंडक्शन प्रॉपर्टी, जिसे हम मेटालिक बॉन्ड के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस मेटालिक बॉन्डिंग को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी। तो सबसे पहले अब हम ये समझते हैं व्हाट इज़ बैंड थ्योरी, बैंड कहाँ से आया। तो बैंड थ्योरी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा रिकॉल करना होगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जब हम सॉलिड के लिए देते हैं तो इसे ही हम बैंड थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा रिकॉल करिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नंबर में मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे या उतने ही नंबर में एनर्जी लेवल्स बनेंगे। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो होगा कि जितने नंबर ऑफ मेटल एटम्स कंबाइन होंगे उतने ही नंबर में उनके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल्स फॉर्म होंगे। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम मेटल का। लिथियम इज़ अ गुड कंडक्टर, तो हम उसी का एग्जांपल लेते हैं लिथियम मेटल का। अगर हम लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर 3 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1 एंड 2p0। तो वैलेंस शेल इसका क्या है? सेकेंड शेल है जिसके 2s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर 2 लिथियम एटम्स कंबाइन होते हैं तो 2 लिथियम एटम्स जो हैं कंबाइन होंगे सेकेंड शेल के एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 लिथियम एटम्स कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक बनेगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और बॉन्डिंग क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे? हमारे बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम 4 लिथियम एटम्स ले लें तो 4 लिथियम एटम्स में 4 2s ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे और 4 मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे जिसमें 2 बॉन्डिंग होंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकता है, तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल हो गए? बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पढ़ा ही हुआ है। अब इसी तरह से अगर हम ये देखें कि n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स कंबाइन हो, ठीक है, n नंबर का मतलब है अगर हम 1 मोल की बात करें, 1 मोल लिथियम एटम्स अगर कंबाइन होते हैं तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 × 10⁻23। तो अगर इतने एटम्स कंबाइन होंगे तो इतने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स भी बनेंगे। यानी अगर n नंबर ऑफ लिथियम एटम्स कंबाइन हो रहे हैं तो n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बनेंगे। और हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा सबसे लोअर एनर्जी लेवल है और जो सबसे हायर एनर्जी लेवल होता है वो चाहे 2 एटम्स कंबाइन हो, 4 हो, 6 हो या n नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो, ये हमेशा फिक्स रहता है, यानी ये कांस्टेंट रहता है एनर्जी लेवल। ये जो गैप है, एनर्जी गैप है इनके बीच का, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इतने एनर्जी गैप के बीच में n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। तो जब इतने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स फॉर्म होंगे तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि बैंड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो हमारे पास 2 बैंड फॉर्म हो गए, एक बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का। ठीक है, ये एनर्जी लेवल एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और इनके पास इनका जो ऑर्बिटल्स हैं, जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, वो इस तरह से फॉर्म होंगे। ठीक है, और इन सभी में आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो जब ये इतने क्लोज होने की वजह से ये एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है।
ठीक है। तो ये किस तरह से नज़र आते हैं, जस्ट लाइक अ बैंड। तो इन नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं और बैंड फॉर्मेशन की वजह से ही इस थ्योरी को क्या कहते हैं हम, बैंड थ्योरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें कंडक्टिविटी का क्या रोल है। तो अगर हम ध्यान से देखें लिथियम एटम में, तो इसके 2s ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे तो नीचे एक बना हमारा बैंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, दूसरा बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये जो लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल्ड हैं, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो वैकेंट हैं। तो जो फिल्ड बैंड है ये किससे फिल्ड है, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। जो हमारे पास यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन था 2s ऑर्बिटल में, वो यहाँ पे फिल्ड हुए हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस बैंड। ठीक है, जो कि हाफ फिल्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाफ फिल्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड है, एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी है, तो इसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। और क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एम्प्टी है, वैकेंट है, इसे हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। ठीक है, जैसे 2s ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के n नंबर ऑफ 2s ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बने, जिनको हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉन्डिंग हमारा फिल्ड होता है, एंटी बॉन्डिंग हमारा वैकेंट होता है। इसी तरह से अगर 2p ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो लिथियम के केस में 2s 1 और 2p 0 कॉन्फ़िगरेशन है। p ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जब वो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, तो ये सारे के सारे एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, वैकेंट होंगे, तो इन्हें भी हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के बैंड फॉर्म होते हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को जो सेपरेट करता है वो होता है हमारा नॉन बॉन्डिंग, जिसको हम एनर्जी गैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फॉरबिडन गैप से। तो यहाँ पे हमारा एक बनता है एनर्जी गैप और इसको हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं, फॉरबिडन गैप। लिथियम के केस में ये जो हमारा फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप है वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं या कंडक्शन बैंड से वापस वैलेंस बैंड में आ सकते हैं। इसी तरह से आपका जो कंडक्शन बैंड है 2s बैंड का और 2p बैंड जो है, ये भी एक, इनके बीच का भी जो एनर्जी गैप होता है वो ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईजिली 2s से 2p में जा सकते हैं और 2p से 2s में आ सकते हैं। दैट्स वाई लिथियम जो है वो ईजिली कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, बैंड थ्योरी ये कहता है कि अगर हमारा वैलेंस बैंड हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर सकते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इनके बीच का एनर्जी गैप ज़ीरो है तो। ठीक है, लेकिन अगर हमारा वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है, कम्प्लीटली फिल्ड का मतलब है कि अगर हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो किसी टाइप की कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटम में का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p 0। तो इसके जो वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 0 है, यानी जो 2s ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। अब जब n नंबर ऑफ बेरिलियम एटम्स कंबाइन होंगे तो n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बनेंगे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द 3 प्रिंसिपल हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट बेरिलियम एटम, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन n नंबर ऑफ बेरिलियम एटम्स। तो जब ये n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बनेंगे तो इनमें जो आपका ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, क्योंकि ये आपका जो है 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल में है। तो इसमें ये जो आपका एनर्जी लेवल बना इसमें सभी लेवल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कम्प्लीटली फिल्ड है। तो 2s बैंड जो है हमारा कम्प्लीटली फिल्ड है, इसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। ठीक है, बट इस बेरिलियम एटम में जो हमारा 2p ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली वैकेंट होता है, वो भी अपना एनर्जी लेवल फॉर्म करेगा, वो कम्प्लीटली वैकेंट है और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो ज़ीरो होता है और वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2s बैंड एंड 2p बैंड यानी वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s बॉन्ड से ईजिली 2p बैंड में
जंप कर जाता है या मूव करता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे बेरिलियम एटम में हमारा जो वैलेंस बैंड था यानी जो 2s बैंड था वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जिसको मैंने ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और जो कंडक्शन बैंड है वो 2p बैंड है। ठीक है, 2p बैंड जो है वो कम्प्लीटली वैकेंट है। तो क्या होगा कि इस बेरिलियम के केस में 2s और 2p बैंड जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव कर सकते हैं। दैट्स वाई बेरिलियम इज ऑल्सो अ गुड कंडक्टर, विच इज़ द लिमिटेशन ऑफ बैंड थ्योरी। क्योंकि बैंड थ्योरी क्या कहता है कि अगर वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है तो वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है 2s और 2p बैंड की, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईजिली 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में मूव कर रहे हैं। तो ये जो बेरिलियम है वो एक तरह से एक्सेप्शनल केस कंसीडर होता है बैंड थ्योरी का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि जैसे कि हमने दो एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़े, लिथियम एटम और बेरिलियम एटम में। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब एनर्जी गैप 0 है तो इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप एंड फॉरबिडन गैप सॉलिड्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? एक है हमारा कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर एंड तीसरा है इंसुलेटर। कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 0 होता है, या कई बार ये ओवरलैप भी करते हैं, इन जस्ट फॉर एग्जांपल बेरिलियम। ठीक है, तो जब इस सिचुएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ईजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में मूव करते रहते हैं। दैट्स वाई कंडक्टर्स जो हैं वो गुड कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स जनरली मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर तो गुड कंडक्टर। इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर के केस में जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये गैप होने की वजह से ही आपके कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाते हैं। दैट्स वाई सेमी कंडक्टर्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। इंसुलेटर के केस में क्या होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन किसी भी सिचुएशन में यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर पाता, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता। दैट्स वाई इंसुलेटर्स आर नॉन कंडक्टर। इसमें हम प्लास्टिक, वुड, इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? तो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर के केस में जब आप टेम्परेचर रेस करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो हीटिंग के थ्रू, तो मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है। अब बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई कि मेटल तो गुड कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, बट इनकी डिक्रीज़ क्यों हो रही है? तो उसका रीज़न है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होगा कि जो हमारे मेटल्स जो हैं, वी नो दैट दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वेरी गुड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो क्या होगा कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो पॉजिटिव आयंस हैं मेटल एटम्स के, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड ड्यू टू वाइब्रेशन दे प्रोड्यूस हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक जाती है, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, तो इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन का एग्जांपल लें तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सभी सिलिकॉन एटम्स जो हैं वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। इनके बीच का जो बॉन्ड है दैट इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है,
0 केल्विन टेम्परेचर पर ये जो आपका सिलिकॉन है वो एज अ इंसुलेटर वर्क करता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंटली बॉन्डेड है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है जो मूव कर सके और कंडक्शन प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पर 0 केल्विन पे दे एक्ट एज इंसुलेटर। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे इनके कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होते ही ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो जाते हैं, और इनके साथ ही साथ होल्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ होल्स ये आपका कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब है यहाँ पर इंटरनल। इंटरनल मीन्स कि जब हम इंटरनली कोई चेंज कर रहे हैं लैटिस के अंदर, मेटल के अंदर, तो इंटरनली अगर कोई चेंज हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक। हम यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक होते ही कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी तरह से आता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब हम कुछ एक्सटर्नली चेंज कर रहे हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, हमने कंडक्टिविटी तो बढ़ाई बट इतनी नहीं बढ़ती कि ये कोई प्रैक्टिकल यूज़ में आ सके। यानी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, वेरी लो, एंड इतनी लो होती है कि इनका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो सकता। तो इनको प्रैक्टिकल यूज़ में लाने के लिए और इनकी कंडक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए हम इनमें कुछ एडिशन कर देते हैं एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ का, एडिशन ऑफ सम एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ विच इज़ नोन एज डोपिंग। तो जब हम सेमीकंडक्टर के अंदर कोई एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, डोपिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। डोपिंग कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ which is called N type of semiconductor, and second is addition of electron deficient impurities which is called P type of semiconductor. तो अब यहाँ पर N type semiconductor, N का मतलब है यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, नेगेटिव चार्ज तभी होता है ना जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ जब आप सेमीकंडक्टर में ऐड करते हो, डोप करते हो, तो उसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स। तो इसका एग्जांपल है जैसे सिलिकॉन डोप्ड विद द फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हैविंग 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हम कह सकते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट्स डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है सिलिकॉन का जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है ये। ठीक है, अब इसमें एक मैंने फॉस्फोरस ऐड कर दिया जो कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज़ हो गए कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो फ्री रह गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब जैसे ही आप करंट पास करोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। नाउ नेक्स्ट इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और इम्प्योरिटीज़। तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट डोप्ड विद ग्रुप 13 एलिमेंट। ग्रुप 13 के में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सिलिकॉन है हमारा, इसको हमने डोप कर दिया एल्यूमिनियम के साथ, यानी एल्यूमिनियम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दी। ठीक है, एल्यूमिनियम के में वैलेंस 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सिलिकॉन को बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है जहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप करंट पास करोगे या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, इस होल को फिल करने के लिए जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा। ठीक है, जैसे ही वो होल की तरफ मूव करेगा, जहाँ से उसने मूव किया वहाँ एक नया होल डेवलप हो जाएगा, उस होल को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इस तरह से होल्स की मूवमेंट शुरू हो जाती है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी शुरू हो जाती है। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स,
इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप पी टाइप सेमीकंडक्टर में जैसे ही हम ग्रुप 14 में 13 एलिमेंट ऐड कर दें, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें, उनकी कंडक्टिविटी इन्हांस हो जाती है। दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर. Now last is the application of p type और n type semiconductor. तो सबसे पहले डायोड के फॉर्म में, डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ p एंड n टाइप सेमीकंडक्टर विच इज़ यूज्ड एज रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज़ होता है. सोलर सेल में भी आपका n टाइप एंड p टाइप सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं. एंड नेक्स्ट इज द ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर्स आर सैंडविच सेमीकंडक्टर. सैंडविच सेमीकंडक्टर मतलब लाइक PNP सेमीकंडक्टर और NPN सेमीकंडक्टर विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई द रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. थैंक यू.